सभी का वेलकम। पिछली जो क्लास चल रही थी उसमें अपन पढ़ रहे थे मानव के कंकाल तंत्र को। क्लास में थे आप? नहीं थे? और कंकाल तंत्र के अंदर लास्ट में अपन ने शरीर के अंदर कुछ संधियां देखी थी, आपको अच्छे से याद भी होगी। संधियों के अंदर आपका पेपर हुआ था आज क्या? अच्छा, उसमें कुछ ठीक ठाक लगा? कुछ प्रश्न थे जो उसी से रिलेटेड मैंने आपके पेपर में भी दिए थे, तो थोड़ा सा मेरे को बताना। अच्छा, लास्ट टाइम में आपने एक नोट किया था कि जो कशेरुक दंड है, रीढ़ की हड्डी है, उसमें 1 नंबर हड्डी का नाम एटलस था। कोहनी में संधि का नाम कब्जा संधि। कब्जा संधि को अपन कहते हैं हेंज जॉइंट। ओके, इधर की तरफ कौन सी थी कलाई में? विसर्पी संधि। गर्दन के अंदर दुराग्र संधि और कंधे के अंदर कंदुखलिका संधि। यस, और उसको इंग्लिश में कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अच्छा, इस खोपड़ी के ऊपर कपाल में अस्थियां तो होती है लेकिन उसमें कोई किसी प्रकार की गति नहीं होती, इसलिए उसको कहते हैं अचल संधियां। और शरीर के अंदर सबसे कम जो गति पाई जाती है वो पाई जाती है रीढ़ की हड्डी में, या उसको अपन कहते हैं आंशिक चल संधि के नाम से जानते हैं। ये लास्ट टाइम अपन नोट किया था। फिर कुछ पॉइंट रोगों के बारे में पूछे जाते हैं, हालांकि आप लोगों ने देखे भी होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको आप अगर देखो तो वो बच्चे बिल्कुल यूं कुपोषण के शिकार, हड्डियां सूखी हुई और बहुत कमजोर टाइप की होती है। आप एक एक पसली को गिन सकते हो उनकी, और उस रोग का नाम होता है रिकेट्स। छोटे बच्चे प्रभावित होते हैं और प्रश्न आता है रिकेट्स रोग किस तंत्र से संबंधित है? उस तंत्र का नाम रहता है मानव के अंदर कंकाल तंत्र, और इस कंकाल तंत्र में फर्स्ट रोग का नाम है रिकेट्स। और जब रिकेट्स रोग होता है तो इसके कारण छोटे जो बच्चे होते हैं, चाइल्ड, ये बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। और छोटे बच्चे प्रभावित होने के साथ साथ उनके शरीर के अंदर मांसपेशियां पूरी सूख जाती है और मांस आकर के हड्डियों से क्या कहते हैं, टच हो जाता है। फिर चलते चलते घुटने आपस में टकराते भी है, और टकराते तो फिर अपने गांव वाले जुगाड़ कुछ और करते हैं, पैरों के जो अंगूठे उनके ऊपर कुछ धागे बांधते हैं ताकि चलते चलते, नहीं तो क्या होता है, जैसे ही इधर का अंगूठा इधर वाली पैंट में जैसे ही अड़ता है थोड़ी देर में लहंगा बना देता है, फिर ऐसे लपर के करते हुए चलते हैं। तो ये जो घटनाएं होती है उस रोग का नाम है रिकेट्स। ओनली छोटे बच्चे से प्रभावित होते हैं, याद रह जाएगा। और इसके अंदर घुटने पास पास में आ जाते हैं, बहुत कमजोर हड्डियां रहती है और घुटने पास पास में आ जाते हैं। सेकंड, कंकाल तंत्र का जो रोग है उस रोग का नाम आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा। रोग का नाम है गाउट रोग। गाउट रोग। अब ये होता क्यों है? अच्छा, ये आनुवंशिक रोग भी है। आनुवंशिक समझते हो ना, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ट्रांसफर होता है। इस गाउट रोग में अपने शरीर के जितने भी जॉइंट है, घुटनों के जितने भी जॉइंट है, श्रोणी मेखला, अंश मेखला, इन जॉइंट्स के अंदर आकर के यूरिया जमा होना स्टार्ट हो जाता है। लंबे टाइम तक आप मूत्र का उत्सर्जन नहीं करते हो तो मूत्र आकर के अपनी बॉडी के जॉइंट्स में जमता है। अभी तो परेशान नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही 40, 45, 55 प्लस हो जाओगे तो उठते बैठते टाइम संधियों में बहुत दर्द होगा। गांव वाले बहुत चिल्लाते, आ रहा है हमारा गोडा दुख है, कमर दर्द होती है। उसका कारण बॉडी के अंदर यूरिया आकर के इन संधियों में जमा होना स्टार्ट हो जाता है, और इसको कहते हैं गाउट रोग। ये आनुवंशिक रोग भी है, और मानव के अंदर कंकाल तंत्र में जितनी भी संधियां हैं उन संधियों के अंदर जमा हो जाता कौन? यूरिया। और यूरिया के साथ में जमा होता है यूरिक अम्ल। इस गाउट रोग के कारण होता है। और ये जो गाउट रोग है इसके कारण अपने सामान्य गंठिया रोग के नाम से भी जानते हैं कि उनके घुटनों में गंठिए हो चुके हैं, तो यही वो गाउट रोग है। तो इस गाउट रोग को सामान्य भाषा में गठिया रोग के नाम से भी जानते हैं। क्यों होता है? अच्छा, ये आनुवंशिक रोग है। आनुवंशिकता के साथ साथ में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलता भी रहता है। और इस आनुवंशिक रोग के अंदर जितने भी बॉडी के अंदर जॉइंट है उन जॉइंट में जमा हो जाता है यूरिया, जॉइंट हो जाता है, जमा हो जाता है यूरिक अम्ल, इसके कारण होता है। तीसरा जो रोग कंकाल तंत्र से संबंधित है उसका नाम है ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस है क्या? इसको आपने बहुत करीब से देखा भी है, बुढ़े व्यक्तियों में ज्यादा होता है।
जैसे ही उम्र 75 प्लस हो जाती है तो 75 प्लस होने के साथ हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती है, भंगुर प्रकृति की हो जाती है। थोड़ी सी भी चोट लगती है हड्डी जल्दी टूट जाती है। क्यों टूटती है? उसका कारण हड्डियों में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, और छिद्र को इंग्लिश की भाषा में कहा जाता है पोर। पोर का मतलब छोटे छोटे अंदर होल होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो बुढ़ापे में हड्डियों के अंदर छिद्र हो जाते हैं, हड्डियां हो जाती है भंगुर प्रकृति की। इस रोग को कहा जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। तो इसके अंदर शरीर में जितनी भी बोन्स है, इन बोन्स में छोटे छोटे पोर हो जाते हैं। पोर को बोले तो छिद्र हो जाते हैं, और इन छिद्र के कारण हड्डियां पूरी भंगुर प्रकृति की हो जाती है, बहुत जल्दी टूटती है। वाहन चलाते समय स्कूटी से नीचे गिरते हैं तो बहुत जल्दी हड्डियां यहां से यहां तक, आपको पता ये तो होती है ह्यूमरस, ये है रेडियस, ये अल्ना या फिर टीबिया, फिबुला, ये हड्डियां टूटती भी है। टूटती है तो सिंगल नहीं टूटेगी, बहुत ज्यादा यूं क्रच हो जाती है। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस के कारण रहता है। 4 नंबर पे रोग का नाम है ऑस्टियोमेलेसिया। और ऑस्टियोमेलेसिया के अंदर हड्डियां टूटती नहीं है लेकिन कोमल हो जाती है। आप हड्डी को देख करके ऐसे यूं करोगे ना तो यहाँ पे ह्यूमरस और ये जो रेडियस अल्ना है, ये ऐसे हड्डी मुड़ जाती है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है, कोमल हो जाती है। तो उस रोग का नाम है ऑस्टियोमेलेसिया। ऑस्टियोमेलेसिया ऑस्टियोमेलेसिया रोग है। इसके कारण ज्यादातर छोटे बच्चे और उसके साथ में लेडी, महिलाएं बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। तो ये 4 टाइप के रोग है, इनको अपन नोट करेंगे, फिर वो कंकाल तंत्र का जो टॉपिक है वो फिनिश हो जाएगा। ज्यादातर तुम लोग गाउट को याद रखोगे। एक मैंने लास्ट में नोट भी करवाया था माइस्थेसिया ग्रेविस, शायद आपको याद होगा या नहीं होगा, मुझे नहीं पता। अपन ने पढ़ा था कि हड्डी हड्डी को जोड़ने के लिए बीच में जो मांस होता है ना, उसको अपन लिगामेंट कहते हैं, स्नायु कहते हैं। अच्छा, मांस हड्डी के साथ जुड़ता तो उसको कहते हैं कंडरा या उसको कहते हैं टेंडन। जब ये मांस हड्डियों के साथ अच्छे से जुड़ा हुआ नहीं होता है, हड्डियों का और मांसपेशियों का संबंध खुल जाता है, तो उसको कहते हैं माइस्थेसिया ग्रेविस। ये प्रश्न पूछा भी गया है, तो उसको अपन ने पहले नोट कर लिया था। 4 बचे हुए इनको नोट कर लेते हैं। आप लास्ट में जो नोट कर रहे थे उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, रिकेट्स। रिकेट्स रिकेट्स के आगे नोट करो, छोटे बच्चे प्रभावित होते हैं। रिकेट्स, छोटे बच्चे प्रभावित होते हैं। छोटे बच्चे प्रभावित होते हैं। अगली लाइन में आप नोट करोगे, घुटने पास एवं पैरों की हड्डियां सूख कर मुड़ जाती है। एवं पैरों की हड्डियां सूख कर मुड़ जाती है। इसे अस्थियों का सूखापन भी कहती है। इसे अस्थियों का सूखापन भी कहती है। अस्थियों का सूखापन भी कहते हैं। कोष्टक में लिखोगे ड्रॉट डिजीज। ड्रॉट डिजीज, हड्डियों में सूखापन, कई बार इसको ड्रॉट डिजीज कहते हैं। स्पेलिंग लिखोगे DROUGHT, ड्रॉट डिजीज। इसे ड्रॉट डिजीज भी कहते हैं। इसे ड्रॉट डिजीज भी कहती है। इसे ड्रॉट डिजीज भी कहते हैं। ड्रॉट डिजीज भी कहते हैं। यस, आपने नोट कर लिया है। 2 नंबर पे आप नोट करो, गाउट रोग, कोष्टक में लिखोगे गंठिया रोग। गाउट रोग, गंठिया रोग। गाउट गंठिया के अंदर फर्स्ट पॉइंट नोट करो, यह आनुवंशिक रोग। यह आनुवंशिक रोग यह आनुवंशिक रोग
अगली लाइन में लिखो संधियों में यह आनुवंशिक रोग है। अगली लाइन संधियों में यूरिया तथा यूरिक अम्ल, संधियों में यूरिया तथा यूरिक अम्ल जमा होने से वृद्धावस्था में अत्यधिक दर्द होता है। वृद्धावस्था में अत्यधिक दर्द होता है। वृद्धावस्था में अत्यधिक दर्द होता है। थर्ड नंबर पे आप नोट करो ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में आप नोट करो, लिखो अस्थियों में कैल्शियम की कमी के कारण, अस्थियों में कैल्शियम की कमी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण सूक्ष्म छिद्र हो जाती है। कमी के कारण सूक्ष्म छिद्र होने से अस्थियां भंगुर हो जाती है। सूक्ष्म छिद्र होने से अस्थियां भंगुर हो जाती है। अस्थियों में सूक्ष्म छिद्र होने से अस्थियां भंगुर हो जाती है। अस्थियों में सूक्ष्म छिद्र, अस्थियां भंगुर हो जाती हैं। चौथा नोट करो आप ओस्टियोमैलेशिया। ओस्टियोमैलेशिया, ओस्टियोमैलेशिया। ओस्टियोमैलेशिया के आगे नोट करो छोटे बच्चे तथा महिलाएं, छोटे बच्चे तथा महिलाएं प्रभावित होती है। छोटे बच्चे तथा महिलाएं प्रभावित होती है जिनमें अस्थियां कोमल हो जाती है। जिनमें अस्थियां कोमल हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। अस्थियां कोमल हो जाती है, अस्थियां सॉफ्ट हो जाती है। आप लोग ग्रंथियां पढ़ रहे थे, ग्रंथियों में आपने एक ग्रंथि का नाम पढ़ा था पैराथायरॉइड। पैराथायरॉइड आपने लिखा था कि सर इस ग्रंथि को कॉलिप ग्रंथि भी कहते हैं। आपने ऐसा भी लिखा था कि यह ग्रंथि बॉडी के अंदर जितने भी टीथ है और बॉडी के अंदर जितने भी बोन्स है, इन सभी को मजबूती देने का काम पैराथायरॉइड करती है। कहाँ पाई जाती है? आपने लिखा था गले में पाई जाती है। टोटल संख्या होती है इसकी 4 होती है और इसे हार्मोन छोड़ा जाता है पैराथायरॉक्सिन। मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के जस्ट ऊपर जो पैराथायरॉइड पाई जाती है, इससे कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, आयन बनते हैं। और शरीर का सबसे कठोर पदार्थ जिसका नाम था इनेमल, जो दांतों के ऊपर पाया जाता है, उसको निर्मित करने का काम ये ग्रंथि करती है। अगर इस ग्रंथि में कैल्शियम और फॉस्फेट का फॉर्मूला है PO4 3-, कैल्शियम और फॉस्फेट इस ग्रंथि से अगर कम बन जाता है तो अस्थियों के अंदर धीरे धीरे ऐंठन आने स्टार्ट होते हैं। आपने पढ़ा था अस्थियों में क्रैम्पिंग होनी स्टार्ट होती है और उसके कारण शरीर में एक रोग होता है, उसका नाम आपने लिखा था टिटेनी रोग। तो ये टिटेनी रोग, या जिसके कारण हड्डियां और मांसपेशियां एक दूसरे पे डबल ओवरलेप करनी स्टार्ट होती है, तो इसका नाम है टिटेनी। ये भी मानव के अंदर कंकाल का रोग है, कंकाल तंत्र इसमें प्रभावित होता है। एक आपने रोग नोट किया था जिसका नाम था माइस्थेसिया ग्रेविस। माइस्थेसिया ग्रेविस, और माइस्थेसिया ग्रेविस में आपने ऐसा नोट किया था कि अपने शरीर में जो हड्डियां हैं, इन हड्डियों का और हड्डियों के ऊपर जुड़ा हुआ जो डायरेक्ट मांस है, इन दोनों का जो कनेक्शन है वो धीरे धीरे लूज होना स्टार्ट होता है। इसलिए बुढ़ापे के अंदर व्यक्ति जब चलता है तो उसको सहारा चाहिए, क्योंकि हड्डियों को
मांसपेशियां बराबर पावर नहीं देती है, तो उस रोग का नाम था माइस्थेसिया ग्रेविस। ये दोनों अपन पहले नोट कर चुके हैं। ओके, यस। नेक्स्ट अपन आज अपने पास में नया टॉपिक रहेगा उत्सर्जन तंत्र। क्या होता है थोड़ा बहुत आप जानते हो। जो मजदूर वर्ग हार्डवर्क करते हैं, शाम के टाइम वापस लौटते हैं, तो कपड़ों पे देखे होंगे आपने नक्शे बन जाते। कारण दिन भर जब पसीना निकलता है तो आकर के कपड़ों पे जमता है। अच्छा, बैठे बैठे कान में कुछ होता है, निपल निकाली और फटाक से कुछ माल निकालते हो कान के अंदर से। ज्यादा सर्दी या गर्मी का मौसम आता, लू लगती है, नाक से घी बहता है। क्या है? उत्सर्जन हो रहा है। जब गर्मी ज्यादा होती है, थोड़ी देर के लिए लाइट चली जाए, बॉडी से निकलता है पसीना। क्या है? उत्सर्जन। बैठे बैठे तुम लोग छोड़ रहे हो CO2 गैस, ये भी क्या हो रहा है? उत्सर्जन। कोई छोटा सा कीट आंखों में गिर जाए, तुरंत वहां से आंसू आ जाते हैं। उनको कभी चेक करके देखना, नॉर्मल पानी की तरह नहीं होते हैं। वो भी क्या है? उत्सर्जन है। सुबह सुबह उठते हो, आंखों के अंदर आकर के कहीं जम जाता है, बोलना नहीं है। और वो जो जमता है उसको छोड़ने के लिए कुछ विशेष कोशिकाएं पाई जाती है, उनको कहते हैं जीस कोशिकाएं। शरीर में खूब सारा उत्सर्जन होता है। अपन भोजन करते हैं, उसका जब अपचित भोजन है उसको शरीर से बाहर त्यागते हैं। अपन पानी पीते हैं, खून का सारा फिल्ट्रेशन होता है, उसको फिल्टर करने के बाद में यूरिन पास आउट करते हैं। शरीर के अंदर यकृत बैठा है जिसमें RBC WBC कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है, और नष्ट होने के बाद में पित्त रस बनते हैं, शरीर से बाहर छोड़े जाते हैं। सारे के सारे अपशिष्ट पदार्थ जो शरीर से बाहर छोड़े जाते हैं उनको अपन कहते हैं उत्सर्जन। तो टॉपिक रहेगा नेक्स्ट अपने पास में उत्सर्जन। उत्सर्जन अभी नोट नहीं करोगे, अंग्रेज लोग इसको कहते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम। उत्सर्जन है क्या? तो उत्सर्जन से पहले आप लोग थोड़ी सी भूमिका ऐसे बनाओगे कि अपन लोग जीवित रहने के लिए भोजन करते हैं। अब इसमें दो कोटेशन होते हैं, जो साइकोलॉजी वाले होते हैं ना, वो बोलते हैं कि हम जीने के लिए खाते हैं कि खाने के लिए जीते हैं। तो कईयों का अलग अलग आंसर आता है। क्या बोलते हैं कि हम खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं? तो आधे वाले कहेंगे सर फर्स्ट वाला ठीक है, सेकंड, कईयों का सेकंड ठीक है, जितना जिसको समझ में आता है। कई कहते हैं कि हम खाने के लिए ही जीते हैं। कईयों का आंसर होता है कि हम जीने के लिए खाते हैं, है ना। तो अलग अलग ऑप्शन आते। चलो अपने को उधर नहीं जाना। अपन जो भोजन ग्रहण करते हैं इसमें खूब सारे कंपोनेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल, सेल्यूलोज और कुछ रेशे वाले पदार्थ भी होते हैं। इन सभी का जब शरीर के अंदर डाइजेशन होता है तो उससे शरीर को एनर्जी मिलती है। एनर्जी कौन सी? शरीर के अंदर ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज जाकर के कोशिकाओं में तोड़ा जाता है, और जब ग्लूकोज टूटता है तो शरीर को मिलती है ऊर्जा, और उसे अपन चलते हैं, फिरते हैं, इवन आप लिखते हो। तुम्हारी जो आंखें काम कर रही है, इसको भी एनर्जी चाहिए। बिना एनर्जी आंखों के अंदर मुरझाहट आनी स्टार्ट हो जाएगी, ड्रॉटनेस आना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ भी आप काम कर रहे हो, हर टाइम आपको, यहां तक कि जो बैठे हो ना आप जागृत अवस्था में, एनर्जी खर्च हो रही है बॉडी की। और इन सारी चीजों के लिए ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कहां से? भोजन ग्रहण किया, भोजन से क्या बनेगा? ग्लूकोज। उस ग्लूकोज से बनेगी ऊर्जा। लेकिन खूब सारा अपशिष्ट पदार्थ होता है, और उन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से अपन बाहर निष्कासित करते हैं। तो उसको अपन इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। जैसे ही भोजन का पाचन होता है तो पाचन से शरीर के अंदर बनता है ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज जाकर के शरीर में जुड़ता है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन ग्लूकोज को जब तोड़ती है तो शरीर के अंदर बनती है ATP। ATP जो शरीर के अंदर ऊर्जा का काम करती है। ये एक ऐसा केमिकल है जिसका कंप्लीट नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अपन कुछ भी खाए, लास्ट में जाकर के शरीर को एनर्जी मिलती है। किस केमिकल के रूप में? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। मानव शरीर के अंदर कोशिकाओं में जो एनर्जी पाई जाती है, जो ऊर्जा पाई जाती है, उस ऊर्जा का नाम है ATP। लेकिन ये ATP तो बनती है जैसे ही भोजन का पाचन होता है, तो यहां से खूब सारे अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है, और इन सारे अपशिष्ट पदार्थों को अपन शरीर से बाहर त्यागते हैं। और इस बाहर त्यागने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को अपन कहते हैं उत्सर्जन, या इसको कहते हैं एक्सक्रेटरी। अब ये बाहर त्यागना जरूरी क्यों है? शरीर के अंदर स्टोर करके रखो, पॉसिबल नहीं है। कारण शरीर में जितना भी अपशिष्ट बनता है उसमें विशेष अपशिष्ट तत्व पाया जाता है, नाइट्रोजन।
और ये नाइट्रोजन शरीर के लिए पॉइजन का काम करता है, समझे तो, जहर का काम करता है। और मानव शरीर के अंदर ये जो पॉइजन है, जहरीला पदार्थ है, ज्यादा बढ़ गया तो फिर परासरण नियंत्रण को खत्म कर देगा, शरीर में खूब सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए लंबे टाइम तक अपन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर में स्टोर करके नहीं रख सकते। तो अपशिष्ट को त्यागने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को अपन कहते हैं उत्सर्जन। हेडिंग आप नोट करो, उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। उत्सर्जन के अंदर नोट करो, भोजन के पाचन, भोजन के पाचन से एटीपी, भोजन के पाचन से एटीपी, एटीपी का पूरा नाम लिखोगे एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। भोजन के पाचन से एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा का निर्माण होता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा का निर्माण होता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा का निर्माण होता है। अगली लाइन में लिखो, पाचन के बाद, पाचन के बाद नाइट्रोजन युक्त, पाचन के बाद नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थों का, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से निष्कासन, अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। लो जी, अपन ने भोजन ग्रहण किया, भोजन का होगा पाचन, पाचन के बाद में इधर की तरफ बनेगी ग्लूकोज की संरचनाएं। ग्लूकोज जाकर के किससे जुड़ेगा? ऑक्सीजन से। क्या बनेगी? एटीपी। एटीपी शब्द किसने दिया था? तो आप कहोगे सर ये शब्द दिया था लोहमान ने, साइंटिस्ट का नाम है। और एक जब ग्लूकोज टूटता है एक अणु, तो शरीर के अंदर 38 अणु एटीपी निर्मित होती है। परीक्षाओं में पूछा जाता है, याद रखोगे। और ये कंप्लीट प्रक्रिया मानव शरीर के अंदर कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है उसको। दूसरा, पाचन के बाद में शरीर में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट बनते हैं। और इन नाइट्रोजन युक्त जो अपशिष्ट बनते हैं, अब नाइट्रोजन की कहानी देखना। मानव शरीर में ये नाइट्रोजन जाकर के चेंज हो जाती है यूरिया में। नाइट्रोजन चेंज हो जाती है यूरिया में। और शरीर के अंदर जब यूरिया ज्यादा हो जाता है तो व्यक्ति को रोगग्रस्त करके ही छोड़ता है। शरीर में यूरिया ज्यादा अपन स्टोर भी नहीं कर सकते। और ये यूरिया, अब यूरिया की कहानी देखना। एक तो इसका सूत्र पूछा जाता है। यूरिया का जो सूत्र रहता है, इसकी संरचना को आप देखोगे तो संरचना होती है NH2, C डबल बंद O NH2। ये तो है यूरिया का सूत्र। एक प्रश्न इसमें और पूछा जाता है कि यूरिया में जो नाइट्रोजन पड़ी है, ये इस पूरे अणु भार की कितने % होती है? बताइए। इस पूरे के अंदर नाइट्रोजन का जो अणु भार है या नाइट्रोजन का जो अनुपात है, नाइट्रोजन का टोटल जो वेट है, वो टोटल के वेट का 46% होती है। टोटल जो इसमें
अणुभार 100% है, उसमें अकेली नाइट्रोजन 46% होती है। एक तो चीज ये पूछी जाती है, अपने शरीर के अंदर नाइट्रोजन जाकर के जब यूरिया में चेंज होती है तो ये प्रक्रिया मानव शरीर के अंदर यकृत में होती है। यकृत बोले तो लीवर में होती है, और इस लीवर के अंदर नाइट्रोजन जाकर के चेंज हो जाती है यूरिया में। यूरिया का मतलब मानव का मूत्र, मानव का यूरिन, और मानव के अंदर मूत्र, यूरिया, ये सब चेंज होने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को नाम देते हैं ऑर्निथीन चक्र। जिस चक्र से इस यूरिया का निर्माण होता है, उस यूरिया के निर्माण की प्रक्रिया को ऑर्निथीन चक्र के नाम से जानते हैं। ये ऑर्निथीन साइकिल चलता है। बहुत सारी सूचनाएं इसमें छिपी हुई रहती है। अगला पॉइंट आप नोट करो, जैसा पढ़ा है एक बार तो ऐसा नोट नहीं कर पाओगे आप, लिखो आगे। लिखो, सजीवों में नाइट्रोजन अपशिष्ट, सजीवों में नाइट्रोजन अपशिष्ट, कोष्टक में लिख दो मानव। सजीवों में अपन विशेष करके मानव के बारे में पढ़ेंगे। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट आपने लिखा मानव, आगे लिखो, मानव में यकृत द्वारा ऑर्निथीन चक्र से, यकृत द्वारा ऑर्निथीन चक्र से, यकृत द्वारा ऑर्निथीन चक्र से यूरिया, ऑर्निथीन चक्र से यूरिया, यूरिया के कोष्टक में लिखना मूत्र, यूरिया का निर्माण होता है, यूरिया का निर्माण होता है, यूरिया का निर्माण होता है। अगली लाइन में नोट करो, यूरिया अणुसूत्र, यूरिया अणुसूत्र। अणुसूत्र आपको पता है, जस्ट अभी नोट किया आप लोगों ने, और ये अणुसूत्र होता है NH2 C डबल बंद O NH2, ये तो है इसका अणुसूत्र। और फिर पूछा जाता है यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत, नाइट्रोजन प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 46% होती है। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 46% होती है। यस, आपने इतना नोट कर लिया। अब आगे की कहानियों को फिर सुनो आप लोग। धरती पर हजारों, लाखों, करोड़ों प्रकार के जीव पाए जाते हैं। सभी में उत्सर्जन एक जैसा नहीं है। अच्छा, आपने बारिश के मौसम में वो सिरटों पर एक वो छोटा सा कर्रा बर्रा क्या बोलते हो, वो कभी अगर इधर यूरिन छोड़ के चला जाए और आप गलती से अगर थोड़ा सा उसको फैला दो तो देखा होगा उधर फफोला हो जाता है। वो भी तो क्या है, उसका उत्सर्जन है। उसके उत्सर्जन में केमिकल अलग होता है। जो कीट पक्षी है, सांप है, इनके उत्सर्जन में केमिकल अलग होता है। मानव के मूत्र में यूरिया पाया जाता है। छोटी जो मछलियां पाई जाती हैं, क्रस्टेशिया है, सिलेंट्रेटा है, अमीबा, पैरामीशियम, जो पानी में रहते हैं, उनका उत्सर्जन अलग तरीके का होता है। धरती पर सभी जीव उत्सर्जन के अंदर छोड़ते हैं नाइट्रोजन, लेकिन नाइट्रोजन को शरीर से बाहर अलग रूपों में निकालते हैं। मानव किस रूप में निकालता है इस नाइट्रोजन को? यूरिया के रूप में। ये जो नाइट्रोजन है ये यूरिया में चेंज होती है। चेंज होने का काम कौन करता है और कौन सा चक्र चलता है? ऑर्निथीन चक्र चलता है। ऑर्निथीन चक्र में इस नाइट्रोजन को यकृत चेंज कर देता है यूरिया के अंदर। ऐसा आपने पढ़ा। मानव में अपशिष्ट पदार्थ जिसमें यूरिया पाया जाता है, तो धरती के अलग अलग जीव है और उनमें अपशिष्ट अलग अलग प्रकार के होते हैं। कौन कौन से है इसको अपन देखने की कोशिश करें तो नाइट्रोजन अपशिष्ट, नाइट्रोजन अपशिष्ट धरती पर अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार का होता है। फर्स्ट में नाम आता है यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक शब्द से आप समझ गए होंगे सर, ऐसे जीव जो उत्सर्जन के अंदर
यूरिया छोड़ते हैं वो सारे यूरियोटेलिक होते हैं। कौन कौन से? मनुष्य, मेढक, कुत्ता, बिल्ली और बड़े जितने भी जानवर हैं वो सारे के सारे यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। तो इसमें विशेष नाम आता है मनुष्य। मनुष्य मनुष्य को ध्यान रखना, मनुष्य सिंगल नहीं है, मनुष्य जिस परिवार का है उसका नाम है मैमेलिया। मैमेलिया, मैमेलिया वे सारे जीव जिनमें कान पाए जाते हैं प्लस बच्चों को दूध पिलाने के लिए स्तन पाए जाते हैं। धरती के वे सारे जीव मैमेलिया है, मनुष्य सिंगल नहीं है। जितने भी धरती पर पशु घूमते हैं वो सारे के सारे मैमेलिया। क्यों? एक्सटर्नल ईयर होती है प्लस उसमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, बच्चों को दूध पिलाते हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न रहता है चमगादड़। आपके दिमाग में रहता है सर उड़ती है, वो पक्षी वर्ग से होगी। नहीं, वो मैमेलिया वर्ग से है। उड़ती भले ही है लेकिन वो बच्चों को दूध पिलाती है और उसके कान पाए जाते हैं। समुद्र में पाई जाती है ब्लू व्हेल मछली। आपका दिमाग कहता होगा सर वो तो मछली परिवार की है भले ही, उधर एडेप्टेशन वहां का आ गया है लेकिन वो बच्चों को दूध पिलाती है। बाह्य कर्ण पाए जाते हैं, ब्लू व्हेल मछली, चमगादड़, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, ये सारे के सारे मैमेलिया वर्ग के हैं और किसका उत्सर्जन करते हैं? बात समझ में आ रही है? सेकंड जो धरती के जीव है वो शरीर से अमोनिया छोड़ते हैं और ये अमोनिया सबसे खतरनाक पदार्थ है। अपशिष्ट पदार्थों जिसमें नाइट्रोजन अगर अमोनिया में चेंज हो जाता है तो ये मनुष्य में नहीं बनेगा। ये केवल अमोनिया उन सजीवों में उत्सर्जन के रूप में पाया जाता है जो केवल समुद्र में पाए जाते हैं, क्योंकि अमोनिया बहुत खतरनाक पदार्थ है। शरीर में अगर बन गया तो इधर एक अमोनिया की बूंद डाल दो, वैसे केमिस्ट्री लैब में होती है, इधर एक बूंद डाल दो थोड़ी देर में सामने निकल जाती है, इतना खतरनाक अमोनिया है। तो मनुष्य में इसका उत्सर्जन होना पॉसिबल। सबसे खतरनाक पदार्थ अगर कहीं उत्सर्जन की श्रेणी में आता है तो उसका नाम है यूरिया। यूरिया क्या ना? अमोनिया। और अमोनिया छोड़ने वाले जीवों को कहते हैं अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक के अंदर एग्जाम्पल आता है केवल मछली परिवार। मछलियां सारी की सारी अमोनोटेलिक में पाई जाती है और मछलियों का जैसे मनुष्य के परिवार का नाम है मैमेलिया, उसी प्रकार में मछली परिवार का नाम पीसीज। वेरी गुड, मछली परिवार है। मछलियों के साथ साथ में छोटे जितने भी जीव पाए जाते हैं उनमें अमोनोटेलिक की प्रक्रिया पाई जाती है। तीसरा जो प्रकार है वो ये तो अमोनोटेलिक है। अमोनोटेलिक किसका उत्सर्जन करते हैं? अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। यूरियोटेलिक किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। उसी टाइप में तीसरा जो प्रकार है उत्सर्जन का, वो सारे जीव शरीर से अमीनो अम्ल छोड़ते हैं। अमीनो अम्ल क्या? अपन जो भोजन करते हैं उसमें जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन जब शरीर में जाकर के टूटता है तो शरीर में बन जाता है अमीनो अम्ल, और इस अमीनो अम्ल को छोड़ने वाले जो जीव है उनको कहा जाता है एमिनोटेलिक। तो तीसरा जो प्रकार है उसका नाम है एमिनोटेलिक। और एमिनोटेलिक में क्या उत्सर्जन करते हैं? एमिनो अम्ल। एमिनो अम्लों का उत्सर्जन होता है। कौन कौन से जीव इधर शामिल होते हैं? तो एक कोशिकीय मोस्टली सारे जीव, जिसमें अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, उसके साथ में सिलेंट्रेटा वर्ग। सिलेंट्रेटा वर्ग में एक जीव का नाम आता है हाइड्रा, वो सब इसमें शामिल होते हैं। तो इसमें अमीबा, पैरामीशियम, अमीबो कहाँ हो गया है? अमीबा, अमीबे के साथ में पैरामीशियम, अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, युगलिना के साथ में हाइड्रा, ये सब एमिनो अम्लों में शामिल होते हैं। और चौथे वे जो कर्रे बर्रे में होते हैं उसका जो अपशिष्ट पदार्थ है उसका नाम है यूरिक अम्ल। जैसे मनुष्य में यूरिया है तो उसी टाइप में इन जीवों में होता है यूरिक अम्ल। और जो जीव यूरिक अम्ल छोड़ते हैं इन जीवों को कहा जाता है यूरिकोटेलिक। देखो उधर शब्द आया है यूरियोटेलिक और इधर शब्द आ रहा है यूरिकोटेलिक, ये थोड़ा सा फर्क है। परीक्षा में प्रश्न पूछने के तरीके में पूछ लिया मनुष्य कैसा है, अब ऊपर 4 ऑप्शन दे दिए, 4 ऑप्शन सीधे पड़े, यूरियोटेलिक, अमोनोटेलिक, एमिनोटेलिक, यूरिकोटेलिक। तो तुम खड़ाक से पकड़ लोगे सर मनुष्य इस परिवार का है। अगर पूछ लिया अमीबा, आप कहोगे सर एमिनोटेलिक है। पूछ लिया मछलियां, अमोनोटेलिक है। और इधर की तरफ यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक में कौन कौन शामिल होती है? तो इधर कीट, पक्षी और धरती के जितने भी सांप हैं
ये सब इस परिवार के होते हैं। इनका मूत्र बहुत खतरनाक होता है और मछलियों का तो सबसे खतरनाक होता है। तो ये सबसे खतरनाक पदार्थ होता है, सबसे से जहरीला। मछलियों का जो मूत्र है वो मानव के लिए बहुत जहरीला होता है। थोड़ी सी एक सिंगल बूंद भी अगर गिर जाए, बिच्छू काटता है तो इतना दर्द नहीं होता, उससे 100 गुना दर्द इधर अमोनिया में होता है ना। तो ये अलग अलग टाइप के होते हैं। अब जैसा पढ़ा है एक बार इसको नोट करो। जो चीज़ें तुम्हें हार्ड लगती है उनको ज़्यादा पढ़ा करो। जीके तुम्हें सरल लगता है, कम पढ़ने से चल जाएगा। ये चीज़ें बहुत परेशान करेगी। लंबे लंबे नाम। अभी एक नाम आया था बीच में, गाउट रोग, पहली बार सुना होगा। एक नाम आया था ऑस्टियोमेलेसिया, ऑस्टियोपोरोसिस। एक रोग का नाम था माइस्थेसिया ग्रेविस। ये बड़े खतरनाक नाम है, फर्स्ट टाइम अपन सुनते हैं और लंबे टाइम तक दिमाग में रहते भी नहीं है। इधर की तरफ देखोगे यूरियोटेलिक, अमोनोटेलिक, एमिनोटेलिक, यूरिकोटेलिक, ये बीच वाले तो दोनों एक जैसे लगते हैं। एमिनोटेलिक, अमोनोटेलिक। फर्स्ट और फोर्थ एक जैसे लगते हैं। यूरिकोटेलिक, यूरियोटेलिक। तो यूरियोटेलिक में यूरिया है और यूरिकोटेलिक में यूरिक अम्ल है। उधर एग्जाम्पल अलग है, इधर एग्जाम्पल अलग है। तो ये कुछ अलग अलग टाइप है। मोस्टली आपने इन चीजों को नोट कर लिया है ना। धरती पर कोई भी जीव होगा तो वो अलग अलग टाइप के, कौन कौन से अब आप समझ भी गए हो। इसके बाद में अपन अलग अलग जीवों में, जैसे मनुष्य में उत्सर्जन अंग है तो खूब सारे अंग पाए जाते हैं मनुष्य में। अगर अपन त्वचा को देखें तो त्वचा से अपन उत्सर्जन करते हैं, फेफड़ों से अपन CO2 बाहर छोड़ते हैं, नाक से श्लेष्मा छोड़ते हैं। खूब सारे अपने शरीर में
उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। लेकिन धरती के कुछ स्पेशल जीव, जैसे अभी सीईटी में एक प्रश्न आया था, रेनेट कोशिका किसमें पाई जाती है। प्रश्न आ जाता ना, किडनियां किसमें पाई जाती है, तो आप टक आंसर कर लेते सर मनुष्य में पाई जाती है। लेकिन प्रश्न था रेनेट कोशिका, वांच, यार ऐसा तो कभी सुना ही नहीं। अब कई बार प्रश्न आ जाता ज्वाला कोशिकाएं किसमें पाई जाती है, बताओ किसी को पता हो तो। प्रश्न आ जाता नेफ्रीडिया किसमें पाए जाते हैं, यूरिकॉस ग्रंथियां किसमें पाई जाती है, बोजिनस अंग किसमें पाए जाते हैं, केबर अंग किसमें पाए जाते हैं। तो ये थोड़े से परेशान करने वाले शब्द होते हैं। तो ये तो थे अपशिष्ट के प्रकार। अब धरती पर अलग अलग जीवों में कौन कौन से उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं, तो उनके ऊपर चलने की कोशिश करते हैं। आप जो ये डायग्राम देख रहे हो, ये धरती पर मृत्यु का देवता है। देवता है कि लेवता है? हाँ? धरती पर दो टाइप के लोग पाए जाते हैं, एक होते देवीलाल, दूसरे होते मांगीलाल। हैं? तो ये कैसे हैं? ये मांगीलाल है या देवीलाल है? मांगीलाल है। मांगीलाल थोड़ा धरती में ज्यादा घना हुआ है, देवीलाल कम है। चलो, ये जो जीव आप देख रहे हो इसका नाम है अमीबा, और ये अमीबा मृत्यु का देवता है, गॉड ऑफ डेथ है। मरता नहीं है। क्यों नहीं मरता है? तो इसका जीवन साइकिल है, मरने से पहले 1 से 2 हो जाता है। इसमें जो जनन की प्रक्रिया है उसमें कोई नर मादा आवश्यकता नहीं है, सिंगल एक जीव है, बीच में से टूटेगा, 1 से 2 हो जाते हैं। जिंदगी भर ऐसा प्रक्रम चलता रहता है, मरता ही नहीं है। चलो, अपने को उधर भी नहीं जाना। अच्छा, ये एकमात्र ऐसा जीव है जिसका कोई आकार फिक्स नहीं होता है, किसी भी टाइम देखोगे आकार चेंज होता रहता है। उत्सर्जन के लिए ये छोटा सा जीव है, एक कोशी के, जिसको आप आंखों से देख नहीं सकते हैं। तो इसमें कोई नाक, किडनियां, अलग अलग अंग कुछ भी नहीं होते हैं। नॉर्मल जो इसकी सतह है, यहां से ये उत्सर्जन करते हैं, और इसके ऊपर ये छोटे छोटे जो बाहर की तरफ, ये जो बाहर की तरफ संरचनाएं पाई जाती है, इनको कहते हैं कूटपाद, शिडोपोडिया कहते हैं। फिक्स पैर नहीं है, कूटपाद है, झूठे पैर है, थोड़ी देर बनेंगे फिर गायब हो जाएंगे, फिर गायब हो जाएंगे, फिर बनेंगे फिर गायब हो जाएंगे। तो इनको कहते हैं कूटपाद। किसमें पाई जाती है? अमीबा में। तो अमीबा में जो उत्सर्जन की प्रक्रिया है, इस सजीव का नाम है अमीबा। अमीबे के अंदर कोई फिक्स आकार नहीं है, न कभी मरता है, और इसमें उत्सर्जन करने के लिए जो संरचनाएं पाई जाती है उसका नाम कूटपाद होता है, और इस कूटपाद के माध्यम से उत्सर्जन करते हैं। कैसा जीव है? आप कहोगे सर यूनिसेल्युलर है। बोले तो एक कोशी के जीव है, और एक कोशी के जीवों में जो उत्सर्जन होता है वो कहां से होता है? तो ये शरीर की सतह से होता है। शरीर की सतह पर संरचनाएं पाई जाती है जिसका नाम कूटपाद है। और भी आप डायग्राम देखोगे, मैंने जल्दी में कुछ डायग्राम लिए थे। इस जीव का नाम है फीताकृमि। आपने एक रोग का नाम सुना होगा, बाड़ा रोग, जिसको नारू कहते थे। अपने गांव वाले लोग बोलते हैं कि बाड़ा उड़ा पैगों माथे घना घना, खूब सारे होते थे, बड़े बड़े पशी हो जाते थे। वो जो बाड़ा रोग होता था उसमें ये ऐसा जीवाणु पाया जाता था जिसका नाम होता था ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस। 4 फीट लंबा, एकदम फीते के समान पतला, और फीते के समान पतला जो जीव है इसका नाम है टैपवर्म। टैप का मतलब फीता होता है, तो इसका नाम है टैपवर्म। और ये जो जीव है, टैपवर्म नाम का जो जीव है, इसका नाम है फीताकृमि। फीताकृमि, अंग्रेज इसको कहते हैं टैपवर्म। टैपवर्म, वर्म का मतलब कीड़ा, फीते के समान कीड़ा। और इसमें उत्सर्जन करने के लिए जो अंग पाए जाते हैं उसका नाम है ज्वाला कोशिका। ज्वाला कोशिका, परीक्षा में कभी ज्वाला कोशिका नहीं आता है, शब्द छपा हुआ आता है फ्लेम सेल। फ्लेम का मतलब होता है आग की लपटें, तो इसको फ्लेम सेल के नाम से जानते हैं। इसको आप अच्छे से जानते होंगे, किसान का मित्र और धरती का एकमात्र ऐसा जीव है जो द्विलिंगी है, नर मादा दोनों एक ही जीव में पाए जाते हैं। ये जो केंचुआ मानव का जो मित्र है, इसमें आप देखोगे तो इसमें उत्सर्जन करने के लिए छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है जिसको नेफ्रीडिया कहते हैं। नेफ्रीडिया, तो ये है केंचुआ। और केंचुए के अंदर, केंचुए में उत्सर्जन करने के लिए जो अंग पाए जाते हैं उसका नाम है नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। 3 नंबर पे देखोगे तो इस जीव का नाम सामने लिखा हुआ पड़ा है ही नहीं लिखा हुआ, मेल फीमेल लिखा हुआ। इस जीव का नाम है एस्केरिस, या इसको सामान्य भाषा में कहते हैं गोलकृमि। इसका नाम है फीताकृमि, इसका नाम है गोलकृमि, राउंड वर्म के नाम से जानते हैं। गोलकृमि इसको कहते हैं राउंड वर्म। इसका साइंस में नाम है एस्केरिस।
एस्केरिस। और इस एस्केरिस के अंदर उत्सर्जन करने के लिए एक छोटी सी कोशिका पाई जाती है जो एच आकार की होती है। एच आकार की होती है, एच आकार की छोटी कोशिका पाई जाती है। इसी को कहते हैं रेनेट कोशिका। रेनेट कोशिका, ये रेनेट कोशिका पाई जाती है। ऐसे कौन से जीव है जिसमें कूटपाद पाए जाते हैं? अमीबा में पाए जाते हैं। ओके, तो ये रेनेट कोशिका है, एच आकार की होती है और ये किस में होती है? एस्केरिस में पाई जाती है। ज्वाला कोशिकाएं किस में होती है? यस, फीताकृमि में होती है। रेनेट कोशिकाएं किस में होती है? ना, हाँ, गोलकृमि बोल सकते हो, एस्केरिस बोलो, राउंड वर्म बोलो, इसको तो जानते ही होंगे। इसका जो डंक होता है, उस डंक के अंदर जो एसिड पाया जाता है, वो आरएस में प्रश्न आया था। मधुमक्खी के काटने पर जलन, दर्द होती है, उसका कारण क्या है? उसका कारण होता है फीताकृमि। क्या नाम? फीताकृमि क्या बोल रहा हूं? इसके अंदर एसिड होता है, उस एसिड का नाम होता है फॉर्मिक एसिड। एक प्रश्न और आया था इसी आरएस 2021 के अंदर कि ये जो आप मार्केट में चिप्स की थैलियां देखते हो, इसके अंदर वो ऐसी पोपट करके क्यों बेचते हैं? अंदर हवा क्यों भर के बेचते हैं? यस, नाइट्रोजन होते हो। नाइट्रोजन क्यों भरते हैं? अच्छा, नाइट्रोजन अक्रिय गैस है। आप लोग सही जा रहे हो, लेकिन उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जो भरते हैं? नाइट्रोजन ही क्यों भरते हैं? ऑक्सीजन नहीं भरते। आपने बोल दिया सर अक्रिय गैस है, लेकिन नाइट्रोजन जब भरते हैं तो उस प्रक्रम का नाम है विकृत गंधिता रोकने के लिए। विकृत गंधिता रोकने के लिए। लेकिन आरएस वाले इससे खतरनाक, ये शब्द उन्होंने दिया ही नहीं, उसके लिए हिंदी में लिख दिया उन्होंने, देवनागरी में लिख दिया रेंसिडिटी। रेंसिडिटी। और देसी हिंदी का आदमी इधर तक पहुंचे ही नहीं, रेंसिडिटी ना पल्ले में ही को नहीं पड़े। तो ये विकृत गंधिता रोकने के लिए अपन कहाँ चले गए? यस, मधुमक्खी के डंक में जो एसिड होता है उसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को मेथेनोइक एसिड भी कहते हैं, मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, इसी को कहते हैं फॉर्मिक अम्ल। अपन पढ़ रहे थे कि ये धरती पर जितने भी कीट पाए जाते हैं, इंसेक्ट पाए जाते हैं, इन इंसेक्ट में उत्सर्जन करने के लिए जो मुख्य संरचनाएं पाई जाती है, उत्सर्जन करने के लिए मुख्य संरचनाएं पाई जाती है, उसका नाम है मेल पिंघी नलिकाएं। संरचना का नाम है, ये जितने भी धरती पर कीट पाए जाते हैं, इन कीटों में पाई जाती है मेल पिंघी नलिकाएं। मेल पिंघी नलिकाएं कीटों में पाई जाती है। यस, और भी अपने पास में है। ये जो जीव आप देख रहे हो, इसका नाम है पाइला, जिसको घोंगा भी कहते हैं साइंस की भाषा में, और अपन मारवाड़ी में इसको शंख के नाम से भी जानते हैं, शंख जिसको आप कहते हो। तो ये पाइला घोंगा है, धरती पर समुद्र में पाए जाने वाले जीव होते हैं। और जब ये मर जाते हैं तब इनका बाहर का जो आवरण है, उस पर समुद्रों के अंदर जो प्रवाल भित्तियां होती है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, वो जम जाते हैं तो एकदम कठोर हो जाते हैं। फिर उनके लोग निकालते हैं समुद्रों से और बेचते हैं। तो ये शंख, पाइला, घोंगा के नाम से जाना जाता है। ये जिस परिवार का है उस परिवार का नाम है मोलस्का। मनुष्य किस परिवार का है? मैमेलिया। यस, मैमेलिया। तो उसी प्रकार जो घोंगा है उसके परिवार का नाम है मोलस्का। और इस मोलस्का में उत्सर्जन करने के लिए जो विशेष अंग पाया जाता है उसका नाम है केबर अंग। इस केबर अंग को और नाम देते हैं बोजेनस अंग। बोजेनस अंग पाया जाता है ना। ये छोटे छोटे शब्द है, अभी फर्स्ट बार आ रहा तो दिक्कत नहीं, बार बार पढ़ोगे तो माइंड में रैम से निकल करके रोम में चले जाएंगे, है ना, फिक्स हो जाएंगे तुम्हारे। अच्छा, लास्ट में जो जीव दिख रही है इसका नाम है झींगा मछलियां। साइंस की भाषा में इसको कहा जाता है प्रॉन। प्रॉन के नाम से जानते हैं, और सिंपल इसको कहते हैं झींगा मछली। खूब मार्केट में आती है, कभी अच्छी दुकानों पे लेने जाओ तो ये आपको देते भी है, फिर घर पे लोग ला करके इसकी चटनियां बनाते हैं। तो ये प्रॉन या जो झींगा मछली है, इस झींगा मछली के लिए उत्सर्जन करने के लिए जो विशेष अंग पाए जाते हैं उनको कहते हैं ग्रीन सेल। ग्रीन सेल, या इसको कहते हैं हरित कोशिकाएं। हरित कोशिका। ये धरती पर कुछ अलग अलग जीवों का अलग अलग उत्सर्जन का सिस्टम रहता है। ओके, हेडिंग आप नोट करो। सजीवों के उत्सर्जी अंग। सजीवों के उत्सर्जी अंग। सजीवों के उत्सर्जी अंग। सजीवों के उत्सर्जी अंगों के अंदर एक नंबर पे आप नोट कर रहे हो अमीबा,
अमीबा के आगे लिखो, इसमें कूटपाद संरचना, इसमें कूटपाद संरचना द्वारा, कूटपाद संरचना द्वारा शारीरिक सतह से, कूटपाद संरचना द्वारा शारीरिक सतह से उत्सर्जन होता है, शारीरिक सतह से उत्सर्जन होता है, शारीरिक सतह से उत्सर्जन होता है। 2 नंबर पे लिखो आप फीताक्रमी, फीताक्रमी, फीताक्रमी के आगे नोट करो टैप वरम, टैप वरम भी शब्द लिखा हुआ मिलता है, हिंदी इंग्लिश जैसा भी आप लिखो, टेप वरम, TAPE, टेप वरम, टेप वरम, फीताक्रमी। आगे लिख दो, इसमें ज्वाला कोशिका, इसमें ज्वाला कोशिका फ्लेम सेल पाई जाती है, ज्वाला कोशिका फ्लेम सेल, ज्वाला कोशिका फ्लेम सेल पाई जाती है, इसमें ज्वाला कोशिका फ्लेम सेल पाई जाती है। अगला नोट करो केंचुए के बारे में, केंचुआ, साइंस वाले बताओ इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? बीएससी में आपके खूब पढ़ाया जाता है इसको। बीएससी क्या 11वीं में पढ़ते हो आप लोग? नहीं पता? पोस्थुमा, अब तो बोल दो, पोस्थुमा फेरिटिमा, यस लिखो आगे। केंचुए के आगे नोट करो, इसमें वृक्क, इसमें वृक्क, 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 हाँ कोष्टक में लिखो नेफ्रीडिया संरचनाएं पाई जाती है, इसमें वृक्क नेफ्रीडिया संरचनाएं पाई जाती है, वृक्क नेफ्रीडिया संरचनाएं पाई जाती है। बालों में कौन सा प्रोटीन था? केरेटिन पाया जाता है। अच्छा, और सूखे नहीं गीले नाखूनों में एलाइडिन प्रोटीन होता है। अगला पॉइंट आप नोट करो, गोलकृमि, गोलकृमि, एकदम हथियार तैयार करके बैठे हो आप तो हैं। अगला पॉइंट नोट कर रहे हो, गोलकृमि, जिसको आप लिखोगे राउंड वर्म, गोलकृमि राउंड वर्म। इस राउंड वर्म परिवार का एक जीव है जिसका नाम है एस्केरिस। आगे लिखो एस्केरिस में राउंड वर्म, आगे लिखो एस्केरिस में एच आकार की, एस्केरिस में एच आकार की रेनेट कोशिकाएं पाई जाती है, एच आकार की रेनेट कोशिकाएं पाई जाती है, एच आकार की रेनेट कोशिकाएं पाई जाती है, एच आकार की रेनेट कोशिकाएं पाई जाती है। फिर अगला पॉइंट नोट करो, कीट, कीट के कोष्टक में लिखोगे इंसेक्टा वर्ग, इंसेक्टा वर्ग, कीटों के परिवार का नाम है इंसेक्टा वर्ग, कीट इंसेक्टा वर्ग। आगे लिखो, इनमें मेल पिंगी नलिकाएं, इनमें मेल पिंगी नलिकाएं पाई जाती है, इनमें मेल पिंगी नलिकाएं पाई जाती है, मेल पिंगी नलिकाएं पाई जाती है। मधुमक्खी के डंक में एसिड का नाम फॉर्मिक, फॉर्मिक को दूसरा नाम देते हैं मेथेनोइक। नोट कर लिया आपने? मेल पिंगी नलिकाएं पाई जाती है। देखो अभी जो अपन पढ़ रहे थे कीट वर्ग, इस कीट वर्ग का इंग्लिश में नाम है इंसेक्टा, इंसेक्टा डिवीजन के नाम से जानते हैं। इस कीट वर्ग में एक जीव आता है जिसका नाम आप नाइट में खूब घूमते हुए देखते हो और जिसका नाम है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, या हिंदी में इसको सिंपल बोला जाता है कॉकरोच, कॉकरोच। और ये कॉकरोच जो जीव है वो भी किससे संबंधित है?
कीट वर्ग से। और कीट वर्ग में जो उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं उसका नाम मैल पिंगी नलिकाएं। लेकिन इस कॉकरोच में थोड़ा सा अलग मामला है। इस कॉकरोच के अंदर उत्सर्जन करने के लिए है तो ये भी कीट वर्ग का, बट इसमें पाई जाती है यूरिकोस ग्रंथियां। यूरिकोस ग्रंथियां किस में पाई जाती है? यूरिकोस ग्रंथियां केवल कॉकरोच में अलग से पाई जाती है तो इंसेक्टा वर्ग का होनी चाहिए मैल पिंगी नलिकाएं, लेकिन इसमें थोड़ी सी अलग पाई जाती है। तो आगे लिखो, कॉकरोच में, नर कॉकरोच में, नर कॉकरोच, अगला पॉइंट आप नोट कर रहे हो, नर कॉकरोच में, नर कॉकरोच में यूरिकोस ग्रंथियां पाई जाती है। नर कॉकरोच में यूरिकोस ग्रंथियां पाई जाती है। यूरिकोस ग्रंथियां पाई जाती है। यूरिकोस ग्रंथियां पाई जाती है। हटा दूं इसको, यूरिकोस ग्रंथियां। लास्ट आप नोट कर रहे हो, अगला पॉइंट आप नोट करो, लिखो आप मोलस्का वर्ग। मोलस्का, बाहर क्या माहौल खराब हो रहा है? हैं? लिखो आगे, मोलस्का वर्ग। मोलस्का वर्ग, कोष्टक में लिखो पाइला, घोंगा। मोलस्का वर्ग, पाइला ऑब्लिक घोंगा, पाइला ऑब्लिक घोंगा। अरे ये क्या कर रहा है? पाइला ऑब्लिक घोंगा। आगे लिखोगे, इनमें इनमें केबर अंग, इनमें केबर अंग ऑब्लिक बोजेनस अंग पाए जाते हैं। आपने लिखा था पाइला घोंगा, पाइला घोंगा के बाद में लिखो इनमें केबर अंग ऑब्लिक बोजेनस अंग पाए जाते हैं। इनमें केबर अंग ऑब्लिक बोजेनस अंग पाए जाते हैं। केबर अंग बोजेनस अंग पाए जाते हैं। अरे ये अलग से कॉमा लगा के चली जाती है, चलो इनको अपन छेड़ नहीं सकते। अगला लास्ट आप नोट कर दो, झींगा मछली, प्रॉन, झींगा मछली। इधर वाला नोट कर लिया आप? लास्ट आप नोट कर रहे हो प्रॉन, कोष्टक में लिखना झींगा मछली। प्रॉन, झींगा मछली। झींगा मछली के आगे लिखना इसमें हरित कोशिकाएं, इसमें हरित कोशिका, कोष्टक लिखोगे ग्रीन सेल पाई जाती है। इनमें हरित कोशिका, ग्रीन सेल पाई जाती है। इनमें हरित कोशिका, ग्रीन सेल पाई जाती है। ओके, तो